गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 और चैप्टर का नेम है लॉ ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू ए स्केल। उसी कड़ी में बेटे जो हम 3 पहलू कर चुके हैं, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटता प्रतिफल। उसी कड़ी में एक नियम बना रहे हैं उन्होंने। इकोनॉमिक्स में जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एजम्पशन पर, कुछ मान्यताओं पर डिपेंड होते हैं। तो जो हमने किया था, 3 पहलू किए थे, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और हमारा घटता प्रतिफल था। इसका था बेटे कारक के प्रतिफल। टाइम पीरियड कौन सा था, हमारा शॉर्ट पीरियड था। अलग काल में जब हम स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को लगाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, एक समय तक बढ़ेगा, फिर समान होगा और फिर क्या होगा बेटे, घटेगा। तो उत्पादन का बढ़ता, समान और घटता, तीनों को ही क्या नाम दिया उन्होंने, परिवर्ती अनुपात का नियम कहेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्ती अनुपात का नियम। क्या नियम बेटे, परिवर्तन जिसे परिवर्तन होता हो। जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को लगाएंगे, कारकों को लगाएंगे, उत्पादन पहले क्या होगा बेटे, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, समान, और फिर क्या होगा, उसके बाद उत्पादन क्या होगा बेटे, घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है अगर लेबर की मात्रा एक टाइम तक जितनी एफिशिएंसी है जमीन की, उस एफिशिएंसी, जितना आउटपुट, जितना एफिशिएंसी जमीन को देना होता है, उतने अगर हम लेबर को ले जाते हैं, जितना कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है, उत्पादन हमारा आउटपुट मैक्सिमम आएगा। लेकिन जब अगर हम कंटिन्यू परिवर्तनशील कारक की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे बेटे, उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ने के बजाय क्या होने लग जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को ही मिलाकर क्या बना दिया, इसने के नियम बना दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मीन परिवर्ती अनुपात का नियम। करिए बेटे, क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही बनता है। 3 हम कर चुके, इजी है बिल्कुल। बढ़ता, समान, घटता हम कर चुके हैं। उसी कड़ी में क्या बनाया इसने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात का नियम। मीनिंग में क्या लिखेंगे बेटे, मीनिंग में क्या लिखेंगे, स्थिर कारक के साथ जब हम परिवर्तनशील कारक की मात्रा को लगाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, एक समय तक बढ़ेगा, उसके बाद उत्पादन समान हो जाएगा और उत्पादन फिर क्या हो जाएगा बेटे, घटना शुरू हो जाएगा। तो इस घटते बढ़ते परिवर्तन को क्या कहेंगे, परिवर्ती अनुपात का नियम कहेंगे। डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके, लेफ्टविच के अनुसार। डेफिनेशन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट, जो परिवर्ती अनुपात का नियम बताता है, इफ द पॉइंट ऑफ वन रिसोर्स is increased by equal increments per units of time, while the inputs of other resources are held constant, total output will increase, but beyond some point the resulting output increase will become smaller and smaller। क्या कहता है बेटे, जब हम स्थिर कार्य के साथ उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे, परिवर्तनशील कार्य की मात्रा को बढ़ाएंगे, उत्पादन क्या होगा, पहले बेटे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा, फिर क्या होगा बेटे, कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, कंटिन्यू हमारा उत्पादन। अगर कंटिन्यू हम परिवर्तनशील कार्य को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा स्मॉलर एंड स्मॉलर, हमारा उत्पादन क्या लग जाएगा बेटे, कम होने लग जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच। कोई भी नियम जब इकोनॉमिक्स के नियम होता है तो कुछ ना कुछ एज्यूम होता है। जैसे मैंने 4th चैप्टर में करा था लॉ ऑफ डिमांड में, उसमें हमने कुछ मान्यताएं ली थी, कुछ एजम्पशन ली थी। तो इसी प्रकार इस नियम में हम कुछ मान्यता लेंगे। ठीक है, ये मान्यताएं होंगी तो नियम लागू होगा, अगर मान्यता नहीं है तो बेटे नियम क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। तो इसकी कुछ एजम्पशन है। तो एजम्पशन क्या है बेटे, इसको क्या बोलते हैं, मान्यताएं बोलते हैं। एजम्पशन मीन मान्यता, जो सपोज करते हैं, कुछ पॉइंट सपोज करने होते हैं, तब नियम क्या होगा बेटे, लागू होगा। पहला पॉइंट क्या है, स्थिर अनुपात प्रकार। जैसे मैंने पीछे वीडियो में करवाया था, एक में क्या था, 6ठे चैप्टर में था कि स्थिर अनुपात क्या होता है बेटे। मान ले किसी वस्तु की 40x, मान ले x वस्तु की जो क्वांटिटी आउटपुट की हमने 40 की है। ठीक है, कितने लेबर थे, 4 लेबर थे, उसके ऊपर और 5 कैपिटल थी। कैपिटल मीन मशीन्स थी, चाहे लैंड कुछ भी लगा लो, 5 कैपिटल ली थी उन्होंने। अगर मान लें उत्पादन को बढ़ाना है तो उत्पादन को मान 40 से मान लें 45 या 42, 43 करना है, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम इसको वेरिएबल फैक्टर है जो हमारे पास 4 से क्या कर सकते, 5 लेबर करेंगे, लेकिन इनकी कैपिटल हमारा क्या रहेगा बेटा, वो सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड कौन सा, शॉर्ट पीरियड है। तो क्या कहता है स्थिर अनुपात प्रकार, रेशियो क्या रहेगा हमारा, स्थिर रहेगा। समझ में आएगा। उसके बाद क्या कहता है, सभी का यह समरूप है। इसके अंदर जो काम करने वाले से जो लेबर है, हमारे परिवर्तनशील कारक है, वो सभी का यह क्या समरूप है। ये नहीं मान सकते हमें ये लेबर बेटर, ये लेबर कम है, ऐसा नहीं है। सारे ही लेबर क्या होते हैं, बेटर होते हैं, सबकी एफिशिएंसी क्या होती है, इक्वल होती है। तो सभी का यह क्या होते हैं, समरूप होती है, सभी ही क्या होते हैं, कुशल होती हैं। कुछ कारक स्थिर होते हैं, वो हमने सपोज क्या मानता है, हमारे पास 2 ही फैक्टर लिए इसने, क्या लिया है, एक लैंड, एक एल लिया, एक के मीन क्या होता है, कैपिटल मीन क्या होता है, पूंजी लगा लो, पूंजी मीन मशीनरी, या इसने एग्जाम्पल लिया लैंड का, जमीन का एग्जाम्पल लिया। एक कारक हमारा क्या होगा, स्थिर होगा, एक कारक क्या होगा, परिवर्तनशील कारक होगा। तभी ये जो हमने परिवर्तन अनुपात का नियम बना, तभी क्या होगा मतलब हमारा ये लागू होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा।
फिर लास्ट में क्या कहता है, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं है, जो इसकी टेक्निक है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो भी खाद बीज जो भी हम जो टेक्निक जो आज यूज कर रहे हैं वही लंबे समय तक कर रहे हैं जब तक हमारा नियम रहेगा। तकनीक में टेक्निक में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर टेक्निक में परिवर्तन होगा तो बेटे हमारा आउटपुट हो सके बेटे 40 की जगह क्या बताने वाला टाइम में नई टेक्निक आ जाए, उससे हमारे 50-60 भी यूनिट्स हो जाए। नहीं, जो टेक्निक आज यूज कर रहे हैं तब तक नियम हमारा लागू रहेगा, तब तक वही टेक्निक रहेगी। इसलिए क्या मानता, तकनीकी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर स्थिर होनी चाहिए। अब इसकी डायग्राम और टेबल के द्वारा इस क्वेश्चन की इसकी जो मैंने नियम बना है, परिवर्ती अनुपात का नियम किया है, इसके एक्सप्लेनेशन करें, मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी क्या होगी मान्यताएं। क्वेश्चन आता है बेटे 6 नंबर का पेपर में आ जाता है और कई बार 4 नंबर का पूछ लेता है। तो परिवर्ती अनुपात का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी टेबल बनाते हैं। अब टेबल क्या बेटे क्या लेंगे, सेम वही लेंगे, यूनिट्स ऑफ लैंड, लेबर, यूनिट्स ऑफ जो वेरिएबल फैक्टर है, टोटल प्रोडक्ट मीन क्या बोलते हैं इसको हम टीपी बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन क्या बोलेंगे बेटे इसको हमें एमपी बोलेंगे। तो यूनिट्स ऑफ लैंड जो हमने लिए भूमि की जो इकाई ली हमने क्या किया वो स्थिर हमारे क्या है, कांस्टेंट है। और लेबर जो वेरिएबल पोर्शन है क्या बेटे हमारा परिवर्तनशील कारक है, जैसे कि इसके यूनिट्स हमने लिए हैं, इसकी 7 लेबर ली हमने, ठीक है, एक फिक्स कारक पर 1 एकड़ जमीन पर 7 लेबर लेके चल रहे हम, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, जब एक लेबर गया एक जमीन के ऊपर 1 एकड़ पर तो उसने कितना काम किया, 2 काम किया, इसका मतलब तो अभी खाली जमीन बाकी है, अभी और लेबर की रिक्वायरमेंट है। फिर तो सेकंड लेबर गया तो कितना टोटल काम कितना हो गया, 5 हो गया, कुल उत्पादन 5 हो गया। थर्ड लेबर से क्या गया बेटे 9, फिर क्या गया 11, फिर 12, यानी कि 4 लेबर से 5 लेबर से बेटा क्या हो गया, एक जो जमीन है 1 एकड़ जमीन थी जो उसकी जो एफिशिएंसी थी, जितनी उसकी क्षमता थी उत्पादन करने की 12 यूनिट्स उसकी उत्पादन करने की क्षमता है, वो 5 लेबर से क्या होगी कवर होगी है। अब उसमें कोई स्पेस नहीं बचा। लेकिन उसके बाद फिर हमने परिवर्तनशील कारक का फैक्टर को 1 और बढ़ा दिया। 1 बढ़ाने से क्या हुआ, यूनिट्स लेबर जो हमारी लैंड थी उसके ऊपर 1 हमने एडजस्ट कर दिया, 5 लेबर से सफिशिएंट हो चुका है, वो जितना आउटपुट होना था हो गया चुका है उसका 12। लेकिन छठी लेबर ले जाने से बेटे आउटपुट हमारा सेम रहा है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, अब भी 12 है, अब भी 12 है, क्योंकि जमीन है बेटा जितना नेचुरल होता है, जितना भी उत्पादन जितना आउटपुट होगा वो तो उतना ही रहेगा। ये थोड़ी ना कि भी छठी लेबर हो रहा है तो आज एक्स्ट्रा थोड़ा उत्पादन और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो नेचुरल एफिशिएंसी उसकी 12 यूनिट्स की थी वो 12 यूनिट्स वो 5 लेबर से कंप्लीट कर चुका है। छठी लेबर ले जाने से बेटा क्या हो गया, वो उन्होंने केवल एडजस्ट किया है, मालिक के ऊपर कोई बर्डन नहीं है उसके ऊपर, तो अब भी हमारा उत्पादन क्या बेटे 12 ही है। लेकिन 7वीं लेबर और ले गए हम, परिवर्तनशील कारक को और बढ़ा दिया हमने, तो अब क्या हो गया बेटे उत्पादन हमारा बढ़ नहीं बजाय क्या हो गया, जो कॉस्ट बर्डन है वो मालिक के ऊपर एक्स्ट्रा हो गया है, मजदूर की मजदूरी घर से मालिक को देनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या गया उत्पादन बढ़ नहीं बजाय क्या गया उत्पादन घटना शुरू हो गया, 12 से क्या गया उत्पादन 11 हो गया। तो हर लेबर की अब देखेंगे बेटे हम परिवर्तनशील कारक अनुपात है ये। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एक लेबर ने 2 काम किया, दूसरे ने 3 और तीसरे ने क्या किया 4 काम किया। हमें पता नहीं कैसे कैसे निकालते हैं हर लेबर की पर यूनिट या पर लेबर कैसे निकालते हैं। सीमांत उत्पादकता क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, एक के बाद एक एक्स्ट्रा यूनिट्स का यूज करने से, किसके साथ, फिक्स कारक के साथ, जो उत्पादन में जो टोटल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन कहेंगे। तो बेटे क्या कहेंगे, एक लेबर ने कितना किया 2, कैसे निकाले हमें 2 है, दूसरे लेबर ने कितना काम किया है 3, क्या मीन 2 लेबर ने काम किया 5 है, तो फर्स्ट ने किया 2, तो पीछे वाले में से क्या कर देंगे अगला लेस कर देंगे, 5 में से 2 गया मीन 3, 9 में से 5 गया 4। अब तुम उसके बाद चौथी लेबर ने क्या टोटल काम होगा 11, इसका मतलब क्या होगा बेटे उत्पादन चौथे लेबर ने कितना किया बेटे 2 किया है। ये हम कर चुके हैं कि जितने भी लेबर सबकी एफिशिएंसी इक्वल है, सब काम करने में कुशल है, इक्वल कुशल है। लेकिन ये नहीं कि भी इसने काम कम किया इसने ज्यादा किया, नहीं, वो तो हमारा जो फिक्स कारक है उसके कारण ये हमारा काम में क्या होगी कमी होगी। तो यहाँ तक क्या कहेंगे, एक टाइम तक हमारा उत्पादन बढ़ा है, सीमांत उत्पादन हमारा क्या होगा बेटे बढ़ा है कंटिन्यू, हर लेबर लेके गया उसने उससे फालतू काम किया, इसे क्या कहेंगे बढ़ता प्रतिफल। समझ में आया, क्योंकि 3 टाइप का होता है, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और क्या कहेंगे हम घटता प्रतिफल। तीनों को ही मिला के जो घटना बढ़ने का जो नियम है उसे क्या कहा गया है, वेरिएबल फॉर प्रोपोर्शन कहा गया है या परिवर्ती अनुपात का नियम कहा गया है। ठीक है, तो जहां तक ध्यान रखना बेटे, समझने की कोशिश करना, बढ़ता प्रतिफल कहाँ होगा, जहां तक मैंने बताया था कि एमपी सीमांत उत्पादकता, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ते प्रतिफल में क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती होती है। ठीक है, तो यहाँ तक सीमांत उत्पादकता क्या हमारी कंटिन्यू बढ़ी है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम इसको बढ़ता प्रतिफल कहेंगे। उसके बाद उत्पादन हमारा सीमांत उत्पादकता, लेबर की जो एफिशिएंसी कम होनी शुरू होगी, इसका मतलब तो जो हमारे पास फिक्स कारक है वो क्या होगा बेटे उसके ऊपर क्या होना शुरू हो गया है, हर लेबर को काम क्या होगा कम मिलना शुरू हो गया है। ठीक है,
तो इसके बाद उत्पादन हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ने के बजाय क्या हो गया बेटे, उत्पादन हमारा घटना शुरू हो गया। 2 5 चौथे लेबर ने 5वें ने 1 किया, छठे लेबर ने किया बेटे, कोई भी आउटपुट नहीं आया, जितना उत्पादन मैक्सिमम था वो हो गया, वो तो हमने 10 से एडजस्टमेंट किया, इसलिए उसका काम क्या गया, 0 हो गया। तो सीमांत उत्पादकता क्या हो गया बेटे, हमारी 0 हो गया। उसके बाद 7वीं लेबर ले जाने से क्या गया बेटे, हमारा उत्पादन और भी कम हो गया, -1। समझ में आ गया। अब इसकी 3 स्टेज बनाएंगे बेटे हम। यहाँ तक हमारी क्या होगी बेटे, फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज होगी, ठीक है। ये क्या बेटे हमारी सेकंड स्टेज होगी, और ये क्या होगी बेटे हमारी थर्ड स्टेज होगी, ठीक है। 3 स्टेज होगी है, फर्स्ट स्टेज होगी है, सेकंड स्टेज होगी है, और थर्ड स्टेज होगी है। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, बढ़ता प्रतिफल, इसमें क्या करेंगे, समान प्रतिफल, इसमें क्या करेंगे। तो बेटे हमारी क्या होगी, फर्स्ट स्टेज होगी है, फिर क्या होगी सेकंड स्टेज, और क्या होगी थर्ड स्टेज होगी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, बढ़ता प्रतिफल, क्या होगा समान प्रतिफल, फिर क्या कहेंगे बेटा हमें घटता प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। तो बढ़ता प्रतिफल मीन क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होता है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, कि उत्पादन की बात हो रही है। तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, फर्स्ट स्टेज में कंटिन्यू क्या रखेगा बेटा, उत्पादन को रखेगा, उसको उम्मीद है अभी, क्योंकि उत्पादन कितना 9 होया है, लेकिन उत्पादन उसका मतलब उसका स्पेस अभी बचा हुआ है लैंड के ऊपर, अभी इसका अभी उत्पादन और बढ़ना है, तो बेटा उत्पादन क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। और जो सेकंड स्टेज होती है, उस सेकंड स्टेज है बेटा, उसका जितना मैक्सिमाइजेशन लेना था, उसमें जितना मैक्सिमाइजेशन उसने कैच करना था, आउटपुट होना था, वो उसका कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड स्टेज क्या होती है, प्रोड्यूसर के लिए क्या होती है बेटे, सफिशिएंट स्टेज होती है, वहां पर अपने आप को क्या मानता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट फील करता है वो यहाँ पर। और थर्ड स्टेज में क्या होता है बेटे, उसको पता है कि भी क्योंकि कारक कौन सा उसके पास, स्थिर कारक है, इस कारण अब उसका उत्पादन, अगर तू लेबर को बढ़ाएगा तो तेरा उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा, मीन तुझे लॉस होगा। इसलिए थर्ड स्टेज में क्या करता है, उत्पादन को वो बंद कर देता है। समझ में आ गया बेटे। तो 3 स्टेज होगी, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटता प्रतिफल। अब इन इस टेबल को डायग्राम के द्वारा हम इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी देखो ध्यान देते। वही सेम है, ध्यान देना बेटे, क्योंकि हमने तीनों में ही इसके रिलेशन दिखाने हैं। ओ आई ये हमारा ओ एक्स, इसके पैरेलल ही क्या बनाएंगे, हमें डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या लेंगे बेटे, टीपी लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, एमपी और एपी लेंगे हम। समझ में आएगा बेटे। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास वही वेरिएबल पोर्शन है, हमारे पास लेबर है, यहाँ सेम है, यूनिट्स ऑफ लेबर का, वेरिएबल प्रोपोर्शंस का, वेरिएबल फैक्टर का इसको, ठीक है। अब उत्पादन क्या बेटे हमारा, ये टीपी रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान दोगे तुम कि इसके पैरेलल हमारा एमपी और टीपी में रिलेशन दिखाना हमने, एमपी और टीपी में। लेकिन ध्यान देना बेटे, एपी होते हैं जो एवरेज होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे स्मूथ होती है हमारे लिए, वो कभी भी ना तो माइनस होती है और ना कभी भी 0 होती है, ठीक है। तो 3 स्टेज बन गई इसके अंदर। यहाँ तक क्या कहता है, यो इस स्टेज तक क्या कहता है बेटे, इसका बढ़ता प्रतिफल है। ये स्टेज किसको दिखा रही है, सेकंड स्टेज को। ये क्या दिखा रही है बेटे, हमारी थर्ड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके पैरेलल चलेंगे हमें। जो एमपी हमारा, जो ये मैक्सिमाइजेशन है, मैंने टेबल में क्या बताया था, जो 30 पॉइंट लेबर था वो अपना मैक्सिमम काम करता है, उसने क्या काम किया, 9 काम किया है। तो तीनों का लेबर क्या गया था, मिलकर 9 हो गया था, ठीक है। थर्ड जो लेबर था उसका क्या होता, 4 था। उसके बाद चौथी लेबर ने क्या कितना काम किया था, 2 काम किया था। तो उसके बाद बेटे इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक हमारा क्या दिखा रहा है, बढ़ता प्रतिफल को दिखा रहा है, क्योंकि एमपी हमारी मैक्सिमम होती है। उसके बाद एमपी क्या हो जाती है बेटे, हमारी घटनी शुरू हो जाती है। और मैंने तुम्हें सेकंड क्या बताई थी, इसका कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर टीपी मैक्सिमम होगा वहाँ पर हमारी एमपी क्या होगी बेटे, 0 होगी। वहाँ पर एमपी क्या होगी, हमारी 0 होगी। समझ में आ गया बेटे। यानी कि यहाँ पर क्या होने लग रही है, 5 जो लेबर थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। 5 लेबर से जितनी आउटपुट होनी थी हमारी 12 हो गई है। 6ठी लेबर एडजस्टमेंट करती है, तो 6ठी लेबर का काम कितना होगा, 0 होगा। तो जहाँ पर बेटे मैक्सिमम होता है वहाँ पर एमपी क्या हो जाता है बेटे, हमारा 0 होता है। ध्यान दोगे, इसके पहले डॉट से इसको पहले इसको इक्वल करेंगे। जहाँ पर एमपी मैक्सिमम है वहाँ पर हमारा एमपी क्या होगा बेटे, 0 हो गया। उसके बाद टीपी क्या हो गया है, घटना शुरू हो गया है, तो एमपी क्या होगा बेटे, हमारा ये नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। ये पॉजिटिव, ये क्या होगा बेटे, हमारा घटना शुरू हो गया। लेकिन जो हमारा एपी होता है, एपी क्या होता है बेटे, स्मूथली चलता है। एपी में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, एपी में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। तो वो स्मूथली चलेगा। एपी क्या होगा बेटे, हमारा स्मूथली चलेगा।
ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या बनाएंगे हम, ओ वाई पर हमने क्या लिया टीपी, ओ वाई पर नीचे क्या लिया एपी और एमपी को दिखाएगा ये क्या दिखाता है टीपी टोटल प्रोडक्ट को दिखाने लग रहा है ये किसको दिखा रहा है सीमांत उत्पादकता को, क्या दिखा रहा है औसत उत्पादकता को दिखा रहा है। ये इस पॉइंट फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहे हैं एक उत्पादन क्या हुआ है कंटिन्यू एमपी जो हमारे मार्जिन प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यू क्या लग रही है बढ़ने लग रही है। उसके बाद मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या हमारे घटनी शुरू हो गई है, उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन किससे बढ़ रहा है बेटे वो घटती दर से बढ़ रहा है। एक पॉइंट पर जाने के बाद क्या आ गया मैक्सिमम हो गया, उस टाइम पर हमारा सीमांत उत्पादकता क्या होगी बेटे हमारी शून्य हो गई है। जब ये डाउन हो गई है तो सीमांत उत्पादकता क्या होगी बेटे हमारी माइनस में होगी। ये हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका मीनिंग डेफिनेशन इसकी टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन करेंगे तब जाकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसको अच्छी तरह से नोटबुक पर राइट करेंगे। ओके बेटा थैंक यू।